तो चलिए हम देखते हैं गद्य का विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गद्य का विकास। तो जैसे मैंने कहा, गद्य के विकास की बात करें तो आधुनिक काल जो है, जब भारतेंदु से मानते हैं, तो तब से तो हम गद्य का विकास मानते ही हैं, हुआ ही है। तब से तो गद्य का जो है चरम विकास हुआ, आप कह सकते हैं। परंतु हम ये भी कह सकते हैं गद्य का विकास कैसे हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें भारतेंदु पूर्व गद्य का विकास है, वो हम जो है आज इस वीडियो में पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कैसे हुआ। अब गद्य के विकास की जो हम बात करते हैं, तो हम इनको पढ़ने के दो तीन जो है हमारे पास तरीके पढ़ने के हैं, कैसे पढ़े। तो हम एक तो जैसे हम काल के अनुसार बांट सकते हैं, जब में आदिकाल भक्ति काल में क्या हुआ ये देख सकते हैं। दूसरा, हम जो विद्वान है उनके अनुसार भी सीधा बांट सकते हैं। तो दोनों ही तरीके जो है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो आदिकाल भक्ति काल रीतिकाल ऐसे बांटें, और अगर चाहें तो ना भी बांटें, इसमें कोई वो नहीं है कि आप बांटा क्यों नहीं, या बांटा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली रचना ये लिखी गई, इस रचना में ये था, पहली ये रचना थी। तो उसी के ऊपर हम बात करके जल्दी से जो है वो गद्य का विकास है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने गद्य के विकास की बात करें, तो जैसे मैंने कहा आप जैसे चाहें वैसे बांट सकते हैं। तो आदिकालीन गद्य हम देख लेते हैं। आदिकालीन या आदिकाल में गद्य क्या क्या लिखा गया। तो आदिकाल में गद्य की बात करें तो हमें जो है तीन रचनाएं जो है वो देखनी है, और तीनों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हम देख लेंगे। एक रचना है जिसका नाम है राउल वेल। राउल वेल की नाम की रचना थी। और एक रचना है जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और हम तीसरी रचना कह सकते हैं जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। ये तीन रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें देखना है कि ये रचनाएं क्या है, आदिकालीन गद्य साहित्य में किस प्रकार इन्होंने जो है अपना योगदान दिया। तो आदिकाल में जो गद्य लिखा गया वो ये तीन जो आप मान सकते हैं रचनाएं हैं, इन रचनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा आप करते हैं। तो इसके चर्चा के साथ ही हमारा आप मान लीजिए कि आदिकालीन में जो गद्य लिखा गया वो हमारा जो है पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउल वेल, या राउल वेली नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके जो रचयिता है उनका नाम है रोड़ा कवि। और ये जो मुख्यतः शिलाकृति है, ये शिलाकृति से तात्पर्य क्या है कि शिलाओं के ऊपर लिखी हुई है। और जैसे कि आज भी मुंबई में एक जगह है प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का म्यूजियम है, वहां पर ये कहते हैं कि इसकी जो शिलाकृति है वो वहां पर उपस्थित है, उनके ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें यह माना जाता है कि 6 नायिकाओं के रूप सौंदर्य नक्शिक वर्णन जो है उनका किया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो वर्णन है वो कैसा है, तो हम कह सकते हैं नख शिख वर्णन, यानी 6 नायिकाओं का इसमें वर्णन है। और इसमें जो सबसे सुंदर नायिका है, जिस नायिका से ये वर्णन आरंभ किया गया, उस नायिका का नाम है राउली। और उसी के नाम पर जो ये रचना है राउल वेल नाम की रचना है। नक्श का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा, ये जो काव्य है ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य से तात्पर्य यह है कि इसमें जो है पद्य और गद्य दोनों इसमें है। तो पद्य गद्य मिश्रित रचना जो हो उसे कहते हैं चंपू काव्य। राउल वेल 10वीं शताब्दी में लिखा गया, ये इसका समय जो है वो है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में लिखा गया, रोड़ा कवि द्वारा रचित माना जाता है। इसमें नक्शिक वर्णन है, 6 नायिकाओं का इसमें कहा जाता है कि 6 नायिकाओं का वर्णन है। और जिस नायिका से आरंभ किया गया है, जो सबसे सुंदर नायिका है, वो राउल वेली है, जिसके नाम पर राउल वेल रचना का नाम है। चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित है। अगर इसकी भाषा की बात की जाए राउल वेली की या राउल वेल की, तो इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में ये लिखा गया है। राउल वेल के बारे में हम जो है इतने तथ्य जो है आप याद कर सकते हैं लिखने के लिए कि राउल वेल रोड़ा कवि 10वीं शताब्दी में लिखा गया। नक्श एक वर्णन है, राउल नाम की जो नायिका है उसके ऊपर मान लीजिए इसका जो वर्णन किया गया है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य ये जो
है। ये राउलवेल की बात हुई। राउल के वेल के बाद हम देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये जो इनके जो लेखक है उनका नाम है दामोदर शर्मा, और ये जो रचना है ये है 12वीं शताब्दी की मानी जाती है ये रचना। इनके जो लेखक है उनका नाम है दामोदर पंडित शर्मा भी जान कहते हैं, और दामोदर शर्मा भी आप कह सकते हैं, दामोदर प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं, पंडित दामोदर भी कह सकते हैं। तो दामोदर इनमें प्रमुख है नाम, दामोदर शर्मा आप कह सकते हैं। तो दामोदर शर्मा इसके लेखक है। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। इसको जो है व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में हम इतने तथ्य जो याद कर सकते हैं, 12वीं शताब्दी में लिखा गया, दामोदर पंडित शर्मा या दामोदर शर्मा जो है वो इसके लेखक है, और व्याकरण ग्रंथ जो है इसको वो माना जाता है। और ये जो मान लीजिए इसके बारे में हम तीसरी जो रचना है वो देखते हैं आदिकाल की। जो आदिकाल की तीसरी रचना जो हमने बात की वो है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो मानी जाती है 14वीं शताब्दी की। इस रचना के जो लेखक है उनका नाम है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने ये रचना लिखी वर्ण रत्नाकर। और इस रचना में जिस तत्व की प्रधानता है वो है श्रृंगार। तो ये कह सकते हैं ये श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगार वर्णन जो है इसमें आप कह सकते हैं वो मिलता है, या आप कह सकते हैं श्रृंगार प्रधान ये रचना है, और श्रृंगार वर्णन के इसमें क्या है प्रधानता है। इसके बाद हम यह कह सकते हैं इसकी भाषा की बात करें तो ये जो है मैथिली भाषा में आप कह सकते हैं लिखी गई, मैथिली में लिखी गई है। दोबारा तीनों का एक हम देखते हैं। राउलवेल 10वीं शताब्दी, रोड़ा कवि रचित है, चंपू काव्य है, नक्श एक वर्णन किया गया है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा लेखक है, व्याकरण ग्रंथ है मूलतः ये। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर लेखक है, और श्रृंगार प्रधान रचना इसको माना जाता है, और इसकी जो भाषा है वो मैथिली मानी जाती है। आदिकाल में ये तीन जो रचनाएं हैं ये प्रमुख रूप से गद्य के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में कौन कौन सा गद्य लिखा गया और क्या क्या प्रमुख है। तो भक्ति काल में हम जो है भाषाओं के आधार पर भी देख सकते हैं कि ब्रज भाषा में क्या लिखा गया, खड़ी बोली में क्या लिखा गया, खड़ी बोली के बाद हम देख सकते हैं जो दक्षिणी हिंदी है उसमें क्या लिखा गया, और दक्षिणी हिंदी के अलावा हम देख सकते हैं राजस्थानी में क्या लिखा गया। तो इन चार भाषाओं में हम देखने के प्रयत्न कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा गया। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इनमें क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा जैसे कि आपको पता है ब्रजमंडल की जो भाषा है ब्रज भाषा, और जो हमारे सूरदास हुए या कृष्ण काव्य हो जो है मान लीजिए वो सारा ही ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इस बात से हम जो है ये देख सकते हैं कि ब्रज भाषा में कितनी महत्वपूर्ण भाषा है आदि को भक्ति काल के दृष्टिकोण से, और रीतिकाल भी पूरा जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ब्रज भाषा की बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है अष्टयाम, और इसके जो लेखक है उनका नाम है नाभादास। इसमें जो है मान लीजिए जो भक्त कवि हुए उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो हमारे एक आपने नाम सुना था वार्ता साहित्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, वार्ता साहित्य, जैसे कि कृष्ण काव्य में जो हमारे विठलनाथ हुए या आप कह सकते हैं वल्लभाचार्य हुए, उनके पुत्र हुए विठलनाथ और उनके पुत्र हुए गोकुलनाथ। तो जो गोकुलनाथ ने दो रचनाएं लिखी जिनमें से एक का नाम है 84 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता।
ये दो ग्रंथ है जो लिखे हैं गोकुलनाथ ने, इनको भी जो है गद्य साहित्य में अंतर्गत माना जाता है। तो हम जो है मुख्यतः ये तीन रचनाओं के नाम याद कर सकते हैं। पहले हम ये बता सकते हैं कि भक्ति काल में भी जो है गद्य का विकास हुआ, और भक्ति काल के गद्य को समझने के लिए हम इनको भाषाओं के आधार पर समझ सकते हैं, जिनमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, राजस्थानी हम मान लीजिए ले सकते हैं। इनके आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो अष्टयाम नाम की रचना लिखी गई, जिसके रचयिता नाभादास है। यह रचना जो है ब्रज भाषा गद्य में मानी जाती है। इसके अलावा जो विठलनाथ के पुत्र हुए गोकुलनाथ, उन्होंने भी दो ग्रंथ लिखे, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, जो हमें ब्रज भाषा गद्य में प्राप्त होते हैं। ये बात हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर खड़ी बोली में, कि खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, तो खड़ी बोली में जैसे खास प्रसिद्ध तो है नहीं इतनी, परंतु फिर भी हम एक या दो रचनाओं के नाम बता सकते हैं। एक तो है गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। इसके अलावा एक रचना का नाम है कुतु बसत। तो ये हम दो रचनाओं के नाम, या आपको और भी कोई रचना अच्छी लगे तो आप उन रचनाओं के नाम बताकर ये बता सकते हैं कि खड़ी बोली के गद्य के विकास में भक्ति काल में जिन रचनाओं ने योगदान दिया वो रचनाएं ये है जो आपको नाम पता हो, गोरा बादल की कथा, कुतु बसत, या आपको जो भी और रचनाओं के नाम पता हो उनके नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। खड़ी बोली में ये हुआ। इसके बाद हम देखते हैं खड़ी बोली के बाद जो है दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी की बात करें अगर हम, दक्षिणी हिंदी है क्या, कि जब हमारे मुगल शासक हुए तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की जगह जो दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया, और वहां से जो दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के लोग हैं, उनको वो साथ ले गए वहां पर। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद वापस दिल्ली लौट आए, और वहां जाकर दिल्ली के कुछ लोग वहां पर बस गए, और वहां दिल्ली के लोगों जो भाषा बोलते थे और वहां के लोग जो भाषा बोलते थे, उन दोनों के मिश्रण से एक भाषा बनी जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी हिंदी। इसमें एक काफी प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम है मुल्ला वजीही, वजही, मुल्ला वजही नाम के रचनाकार हुए। और इनकी जो रचना है काफी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सबरस। तो सबरस नाम की इन्होंने जो है रचना लिखी, और ये जो है मुल्ला वजही द्वारा रचित है। आप एक इसका नाम ले सकते हैं। इसके अलावा एक जो कवि हुए जिनका नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज। तो ये जो है इनकी रचना का नाम है, मान लीजिए, ओ सॉरी, रचना नहीं, ये कवि का नाम है। और इनकी रचना है एक जो काफी प्रसिद्ध है दक्षिण हिंदी में, उसका नाम है मिराजुल आशिकीन। तो आप ये दो रचनाओं के नाम दक्षिण हिंदी में बता सकते हैं, कि एक रचना जो है मुल्ला वजही नाम के जो है मान लीजिए लेखक हुए गद्य में, कवि की जगह हम जो लेखक कह सकते हैं इनको, क्योंकि कवि हो गए तो फिर गद्य नहीं होगा, लेकिन ये गद्य की बात कर रहे हैं। तो मुल्ला वजीही ने लिखी जिसका नाम सबरस है। और एक जो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज नाम के जो लेखक हुए, उन्होंने मिराजुल आशकीन नाम की एक रचना लिखी, जो दक्षिणी हिंदी गद्य में हम जो है उसको बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी में क्या क्या हुआ। राजस्थानी में भी कुछ हम एक दो रचनाओं के नाम बता सकते हैं, जैसे एक का नाम है पृथ्वी चंद चरित। इसके अलावा हम कह सकते हैं धनपाल कथा, और हम कह सकते हैं योग शास्त्र। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो हमें भक्तिकालीन गद्य साहित्य में राजस्थानी में देखने को मिलती है। तो हम जो है कुछ दो दो तीन तीन नाम जो है इनके याद कर सकते हैं। तो इन नामों के आधार पर जो है अपना जो भक्तिकाल में कौन सा गद्य का विकास हुआ वो बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में गद्य को लेकर विशेष प्रयास नहीं किए गए, परंतु फिर भी कुछ रचनाएं जो हमें गद्य में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो मुख्य बात हमको ध्यान रखनी है वो क्या है, इसमें जो है टीकाएं अधिक लिखी गई, टीका अधिक लिखी गई, यानी किसी का ग्रंथ है उसकी टीका लिखना।
वो अधिक लिखा गया, जबकि जो मौलिक रचनाएं हैं वो कम है। गद्य की बात करें तो मौलिक रचनाएं कम है और गद्य जो टीकाएं हैं वो अधिक लिखी गई। और अगर हम रीतिकाल में कुछ गद्य की रचनाएं देखना चाहें तो हम 2 या 3 रचनाओं के नाम याद कर सकते हैं, जिनमें एक रचना का नाम है श्लोकावचनामृत, और हम कह सकते हैं गोसठ जन्म साखी। तो ये 2 रचनाएं हम बता सकते हैं। पहले हम रीतिकाल में 2-3 बातें वैसे बता सकते हैं साधारण, कि रीतिकालीन काव्य दरबारी काव्य है और वहां पर गद्य की इतनी आवश्यकता शायद उन्हें नहीं हुई, इसलिए रीतिकाल में गद्य का इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया। और फिर भी कुछ रचनाएं जो है वो रीतिकाल गद्य में लिखी गई, रीतिकाल में गद्य में लिखी गई। और रीतिकाल में साधारणतः जो टीकाएं हैं वो अधिक मात्रा में लिखी गई और मौलिक ग्रंथ है वो कम रचना हुई है। फिर भी अगर हम कुछ रचनाओं के नाम लेना चाहें जो गद्य में लिखी गई रीतिकाल में, तो उनमें रचनाएं निम्नलिखित है: श्लोकावचनामृत और गोसठ जन्म साखी। ये रचनाओं के नाम जो है हम वो ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम देखने की कोशिश करते हैं आगे और क्या हुआ। तो अब हम जो है रीतिकाल आप कह सकते हैं कि खत्म होने के बाद, या रीतिकाल खत्म होने की कगार पर था, संक्रमण काल मान लीजिए कि रीतिकाल खत्म होने वाला है और आधुनिक काल आने वाला है। भारतेंदु अभी आए नहीं, लेकिन रीतिकाल जो है अपने अंतिम चरण में है। उस समय कुछ और विकास हुआ और सबसे ज्यादा विकास हुआ खड़ी बोली में। इसके कुछ कारण रहे, वो कारण भी जैसे हम देखें तो जैसे उस समय जो अंग्रेजों को एक भाषा चाहिए थी भारत में शासन करने के लिए, और अंग्रेजों ने जिस भाषा को चुना वो खड़ी बोली थी। उन्होंने चुना कि भारतीयों से संपर्क करने के लिए, भारतीयों से बातचीत करने के लिए खड़ी बोली सबसे अच्छी भाषा है, उनका ये मानना था। और इसीलिए खड़ी बोली में जो गद्य रचनाएं बाद में काफी प्रभावी रूप से होने लगी। अब खड़ी बोली में बात करें तो जो सबसे पहले आप कह सकते हैं जो एक कवि का नाम आता है और एक रचना लेखक का नाम आता है, कवि की जगह लेखक शब्द का प्रयोग हम करें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो एक लेखक का नाम आता है और उन्होंने जो रचना लिखी उनका नाम की बात करें तो खड़ी बोली में जो लिखी गई वो रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा नाम की जो रचना लिखी, और ये जो सम्राट के समय हुए थे, सम्राट के दरबारी कवि इनको माना जाता है, और इनका नाम है गंग कवि। तो गंग कवि ने लिखी खड़ी बोली में रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जो रचना लिखी गई। इसके बाद जो है और भी रचनाएं जैसे चलती रही। 1771 या 1700 जो है 41 ईस्वी के आसपास जो है एक व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ, मतलब हुए का मतलब मेरा है जन्म तो पहले हुआ उनका, परंतु इस समय विराजमान थे वो 1741 में। और 1741 में जो उन्होंने रचना लिखी उस रचना का नाम है भाषा योग वासिष्ठ नाम की रचना जो है उन्होंने लिखी। और इस व्यक्ति का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 में जो है ये गद्य ग्रंथ लिखा, और इसको माना जाता है कि साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। साफ सुथरी खड़ी बोली, साफ सुथरी खड़ी बोली में जो ग्रंथ लिखा गया उनमें भाषा योग विशिष्ट का प्रमुख स्थान है, जो कि किसने लिखा है? राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने जो है इसको, रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को जो गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना। अब देखिए कितनी प्रमुख बात है ये, कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक जिसको माना रामचंद्र शुक्ल ने वो है राम प्रसाद निरंजनी। इसके अलावा हम और रचनाओं का भी जो चर्चा कर सकते हैं चाहें तो, जैसे कि एक रचना का नाम है पद्म पुराण का भाषानुवाद जो दौलत राम ने लिखा, और रचनाओं के जो आगे हम चर्चा करेंगे ही आगे। तो इसके बाद हम जो है 3-4 प्रमुख व्यक्ति हुए जिन्होंने इनमें काफी योगदान दिया, उनकी चर्चा करना आरंभ करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख या सबसे पहले जिसका हम चर्चा करते हैं उनका नाम है लल्लू लाल। उस समय 1800 में जो एक कॉलेज की स्थापना हुई जिस कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहां पर जो है भाषा को लेकर काफी आप कह सकते हैं प्रयोग
किए गए और भाषा को लेकर काफी कार्य हुआ, तो वहां पर इन व्यक्तियों के नाम जो है हमें वो देखने हैं। तो लल्लूलाल जो है इसकी बात हम करते हैं। लल्लूलाल जो है आगरा में रहते थे और फोर्ट विलियम कॉलेज है, वहां पर ये क्या है, हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। हिंदी उर्दू के अध्यापक थे ये। और वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन गिलक्राइट्स। उनके आदेश पर इन्होंने खड़ी बोली में एक रचना लिखी, जिस रचना का नाम है प्रेम सागर। प्रेम सागर नाम की इन्होंने रचना लिखी जॉन जॉन गिलक्राइट्स के कहने पर, या आप गिलक्राइट्स कह सकते हैं। और हिंदी उर्दू के ये वहां पर अध्यापक थे। अगर इनकी बात करें तो इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था, तो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे ही, इसके अलावा इनको जो है फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था लल्लूलाल को। प्रेम सागर लिखी इन्होंने। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये भाषा मुंशी थे। इनकी अगर रचनाएं देखें, एक दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है इनकी, तो हम उनमें नाम ले सकते हैं। जैसे एक इन्होंने रचना लिखी जिसका नाम है वैताल पचीसी, शकुंतला नाटक जो है वो भी इन्होंने लिखा। तो इन्होंने दो रचनाएं, जयताल पचीसी और शकुंतला नाटक जो है मान लीजिए इन्होंने लिखा लल्लूलाल ने। तो लल्लूलाल के बारे में चार या प्रमुख बातें जो है, हिंदी उर्दू के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, और फारसी और संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे, और फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे, अध्यापक थे। और बेताल पचीसी शकुंतला नाटक इनकी जो है रचनाएं हैं, इन्होंने हिंदी के विकास में जो है योगदान दिया। इसके बाद में हम देखते हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या योगदान दिया और क्या प्रमुख उनकी जो है विशेषताएं रही। सदल मिश्र, सदल मिश्र को देखते हैं हम क्या क्या इनकी रचनाएं हैं और क्या इन्होंने प्रमुख योगदान दिया हिंदी को लेकर। तो सदल मिश्र की बात करें तो ये भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसमें कार्यरत थे। तो हम कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। और इनकी जो रचना है वो है, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, नासी केतो पाख्यान। नासी केतो पाख्यान नाम की रचना जो है इन्होंने लिखी। और इस रचना की बात करें तो ये जो है इसमें ब्रज में मानी जाती है रचना। और इसके बाद में जो है इसमें जो आप कह सकते हैं पूर्वीपन जो है उसका प्रभाव इसमें दिखता है। तो ब्रज और पूर्वीपन का प्रभाव जो है आप कह सकते हैं। वैसे तो ये क्या है, खड़ी बोली की रचना है, जैसे मैंने कहा जैसे ब्रज में है, लेकिन वैसे ही खड़ी बोली की रचना है। लेकिन जो ब्रज है और पूर्वीपन है इसका प्रभाव है इसके ऊपर अधिक देखा जाता है। तो ब्रज का और पूर्वीपन का इसके ऊपर प्रभाव है। सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, इतनी बात जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो मुंशी सदासुखलाल नियाज, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत जो है उसका अनुवाद किया, और जो नाम रखा वो रखा सुख सागर से। और इनकी भाषा के बारे में ये माना जाता है कि इनकी भाषा जो है वो कौन सी भाषा है, तो शिष्ट भाषा, यानी अच्छी भाषा जो है, इन्होंने अच्छी भाषा है इनकी, मिश्रण नहीं है इधर उधर की भाषाओं का। तो हम जो है इनके बारे में ये कह सकते हैं कि जो सदा सुखलाल नियाज जो है, इन्होंने श्रीमद् भागवत जो है उसका अनुवाद किया सुख सागर नाम से। और इनकी जो भाषा है वो क्या है, शिष्ट भाषा, यानी अच्छी भाषा है, उत्तम भाषा है इनकी। इसके अलावा जो है संस्कृत के तत्सम शब्द है उसका भी इन्होंने जो है प्रयोग किया है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया या गद्य के विकास में योगदान दिया, हिंदी गद्य के विकास में। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है इंशा अल्लाह खां। आपने नाम सुना होगा, इनकी जो पहली कहानी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें चर्चा आई थी। तो इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं उदयभान चरित। ये रचना जो है 1800 में लिखी गई मानी जाती है। और ये जो इसकी अगर भाषा की बात करें रानी केतकी की कहानी की,
तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है ये, खड़ी बोली में लिखी गई है। और जो है इसके ऊपर, इसमें अगर शब्दों की बात करें तो तद्भव शब्द है उनकी अधिकता है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्दों की अधिकता, तद्भव शब्द है वो अधिक है। इंशा अल्लाह खा रानी कहानी, और इनकी जो है मान लीजिए रचना, जो गद्य की रचना है वो है रानी केत की कहानी, उदयमान चरित नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली गद्य की रचना है, लेकिन तद्भव शब्द है वो इसमें अधिक है। इसके अलावा और भी इसमें प्रभाव है, जैसे मान लीजिए ब्रज अवधि अलग अलग प्रभाव है, परंतु तद्भव शब्द है उनकी अधिकता है, खड़ी बोली में लिखी गई। हम इतनी बात इसके बारे में बता सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद में इंशाल्लाह खां के बाद एक जो पंजाब में काफी उन्होंने कार्य किया, उनका नाम है नवीन चंद राय। नवीन चंद राय नाम के विद्वान हुए। उन्होंने एक पत्रिका थी उनकी, जिनका नाम था ज्ञान प्रदायिनी। और ये जो है इनके बारे में हम दो लाइनों में प्रमुख बात बताएंगे कि उर्दू के विरोधी थे। अब उर्दू के विरोधी थे तो पक्षधर किसके हुए? हिंदी के पक्षधर थे। तो हम इसके बारे में ये बता सकते हैं कि पंजाब में जो है नवीन चंद राय ने ऐसे काफी प्रयास किए, जिसके माध्यम से जो है हिंदी गद्य के विकास आरंभ हुआ, या हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। इन्होंने जो है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य के विकास को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहे या बढ़ाने का प्रयास किया। ये उर्दू के विरोधी थे और हिंदी के पक्षपाती थे। इसके बाद हम बीच में वो बातें भी लिख सकते हैं कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक है, उन्होंने भी जो अपनी पुस्तकें जो है हिंदी गद्य में प्रकाशित की, और उनका जो है उद्देश्य हिंदी गद्य का विकास करना ना रहकर जो साधारण जनता है उनमें अपने जो धर्म है उसके महत्व को बढ़ाकर उनके धर्म परिवर्तन करना, उनको ईसाई बनाना उद्देश्य था। परंतु फिर भी हम देख सकते हैं कि हिंदी के विकास में जो इनका योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी ईसाई धर्म प्रचार के लिए जो पुस्तकें प्रकाशित की वो खड़ी बोली या गद्य की आप कह सकते हैं, गद्य में प्रकाशित हुई, जिससे जो है भाषा की गद्य के विकास में योगदान मिला। इसके बाद दो व्यक्ति है प्रमुख जिनका हम चर्चा करनी है, उसके बाद इतने व्यक्तियों की चर्चा काफी रहेगी। एक व्यक्ति हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब ये विद्वान हुए, ये हिंदी के पक्षधर व्यक्ति थे, लेकिन हिंदी के ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी को इतना अच्छा नहीं मानते थे। ये जो हिंदी के पक्ष में थे, हम ये बात तो कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के पक्ष में, परंतु जो हिंदी के पक्ष में थे उसमें क्या थी? उर्दू का जो है आप पुट कह सकते हैं, उर्दू का पुट विराजमान था, यानी उर्दू लिए हुए हिंदी जिसमें उर्दू का प्रभाव था, ऐसी हिंदी जो है ये लिखते थे। इन्होंने एक पत्रिका भी थी इनकी, जिसके माध्यम से इन्होंने काफी कार्य किया। उस पत्रिका का नाम था बनारस अखबार, नाम से पत्रिका थी। तो बनारस अखबार नाम से जो है इनकी पत्रिका थी। इनकी रचनाओं के नाम हम चाहें तो देख सकते हैं, कुछ जो इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी है जो खड़ी बोली गद्य में है, जिसमें संस्कृत निष्ठ गद्य है। जैसे मानव धर्मसार, इनकी एक रचना है जिसका नाम है मानव धर्मसार। ये रचना जो है ये क्या है? संस्कृत निष्ठ गद्य है ये, आप ये मान सकते हैं, या आप कह सकते हैं संस्कृत संस्कृत निष्ठ क्या है? गद्य तो है ही, संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो संस्कृत निष्ठ गद्य है जो हिंदी में है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, ये कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी में मानव धर्मसार है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं जिसमें जो उर्दू का प्रभाव है वो ज्यादा दिखता है। जैसे इनकी एक रचना है राजा भोज का सपना। इनके बारे में हम इतनी बातें बता सकते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए और हिंदी के पक्ष में थे, लेकिन उर्दू का पुट था उनकी हिंदी में। लेकिन फिर भी जो है इनकी एक रचना है मानव धर्मसार, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी में है। राजा भोज का सपना जो है इनकी और रचना है। इतिहास मेरे नासिक और अनेक रचनाएं, हम इतनी बात याद रखेंगे। सिर्फ एक जो है व्यक्ति और है जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह है वो क्या है? शुद्ध हिंदी के पक्षधर थे।
शुद्ध हिंदी के प्रखर व्यक्ति थे ये। और इनकी जो पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम था प्रजा हितैषी। तो ये पत्र निकालते थे जिसका नाम था प्रजा हितैषी। शुद्ध हिंदी के पक्षधर थे और इन्होंने जो है, आप कह सकते हैं, नाटक जो है वो रचना की उसकी, जिसका नाम है अभिज्ञान जो शाकुंतलम। कि एक अनुवाद है। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम इतनी बात के द्वारा ये बता सकते हैं कि हिंदी के गद्य के विकास में विभिन्न व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने योगदान दिया। इसमें से दो तीन बातें आप बीच में चाहें तो और जोड़ सकते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारक, आप चाहे बिंदु ना बनाएं, साधारण शब्दों में बता दें कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको जो है गद्य में या हिंदी गद्य में, खड़ी बोली गद्य में जो है आरंभ किया, जिससे कि गद्य के विकास में जो है अच्छी खासी भूमिका रही उन धर्म ग्रंथों की। इसके बाद हम जो है ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे जो समाज थे, जैसे मान लीजिए ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, तो ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने भी अपनी जो पुस्तकें हैं, जैसे आर्य समाज का नियम था पांचवा की हिंदी पढ़नी या हिंदी लिखना या हिंदी के बारे में था वो। तो इस बार हम कह सकते हैं कि हिंदी और हिंदी के अलावा जो गद्य है, हिंदी गद्य के विकास में इन सभी ने मिलकर जो है योगदान दिया, जिससे हिंदी गद्य का विकास